नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में लाए हैं यानी क्लास 10 का यानी विषय विज्ञान, इसका सेट 4 यानी सेट 5, इसके बारे में अध्ययन करना है। यानी इसका जो विषय है यानी विज्ञान, इसका समय 1 घंटा 30 मिनट रहता है और पूर्णांक 40 का रहता है। तो यानी कक्षा 10 विज्ञान का सेट 5 है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है इसमें है क्या, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है तो पता ही होगा आपको, यानी प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा नंबर है क्या, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो इसका है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। देखिए, ये सब तीनों दर्पण में क्या होगा, जब किरणें आपतित होगी तो परावर्तित होगा ही। तो इसका मतलब हो जाएगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसमें तीसरा नंबर है क्या, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F = R/2, यानी फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का हाफ यानी आधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें 4 नंबर है क्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, एक गोली दर्पण है यानी इसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है F = R/2। तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F = R। देखिए, R यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसको कट कीजिए यानी हो गया 10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। यानी फोकस दूरी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें 5 नंबर है क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, इसका तो आप बुक में भी अध्ययन कर चुके होंगे, यानी सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। यानी वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रहे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, बराबर और उसके समान बनता है। अब इसमें 6 नंबर है क्या, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है। यानी इसका कह सकते हैं कि ए और बी दोनों, यानी वास्तविक और आभासी दोनों होता है। अब इसमें 7 नंबर देखिए, यानी 7 नंबर है क्या, वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसका यानी सेट 1 2 इस सब में यानी बार बार यह क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। यानी वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से यानी छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब इसमें 8 नंबर है क्या, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, सोलर कुकर में यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 9 नंबर है क्या, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः है। देखिए, इसमें गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस यानी दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दर्पण लेंस संभवतः होगा। तो दर्पण लेंस जो संभवतः होगा वह क्या होगा, दोनों अवतल होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यानी इसका दर्पण लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें 10 नंबर है क्या, किसी लेंस की क्षमता यानी पी और फोकस दूरी में क्या संबंध है। देखिए, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, यानी पी और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो इसका फार्मूला जो होता है वह P = 1/f, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट हो जाएगा, P = 1/f। अब इसमें 11 नंबर है क्या, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। देखिए, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखना यानी इसका फार्मूला, यदि दर्पण का रहेगा तो दर्पण का जो फार्मूला होता है वह M = -v/u, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, लेंस का। तो लेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी M = v/u, यह लेंस का फार्मूला है। अब इसमें 12 नंबर है क्या, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। देखिए, इसमें अल्पतम दूरी यानी नज़दीक का निकट बिंदु का दूरी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, नेत्र के द्वारा यानी प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ, दृष्टि पटल पर, तो उसका प्रतिबिंब
कैसा बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें है क्या, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए प्रश्न को समझिए पहले, यानी है क्या, किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान यानी अदला बदला होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हम कोई एक यौगिक लीजिए, दो परमाणु अलग अलग परमाणु वाला, जैसे NaCl लेते हैं प्लस और भी कुछ ले लीजिए, जैसे MgCl2 ले लिए। देखिए इसमें भी NaCl क्या है, इसमें भी दो अलग अलग परमाणु है, सोडियम क्लोराइड, इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका होगा क्या, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो इस सोडियम से ई क्लोराइड मिल जाएगा तो NaCl2 वही बनेगा, और Mg से Cl मिल जाएगा तो MgCl2 बनेगा। यानी इसमें होता है क्या है, दो अलग अलग परमाणुओं का आपस में आदान प्रदान होता है। तो इस तरह का अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें 15 नंबर है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित किया जाता है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। आधार का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई रिएक्शन लेते हैं H2 + O2 इक्वल क्या होता है H2O। तो इसमें है क्या, देखिए इस पार का क्या है प्रतिकारक और इधर का प्रतिफल कहलाता है। तो इस साइड का भी परमाणु और इधर का भी परमाणु, दोनों का द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी क्या कहता है, दोनों पार का परमाणु सेम होना चाहिए। तो इसको बराबर कैसे होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 देंगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 दे दिए, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर दोनों पार का जो परमाणु है सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। अब इसमें 16 नंबर देखते हैं, इसमें है क्या, उपचयन में, यानी उपचयन में क्या होता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वृद्धि। तो देखिए उपचयन में जो होता है वह ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी क्या होता है O2 का योग यानी जुटता है ऑक्सीजन की वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 17 नंबर है क्या, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो X का नाम क्या है। देखिए यहाँ पदार्थ कोई X का विलयन है, यानी उसका उपयोग चूना यानी सफेदी करने में किया जाता है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम होगा वह कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसका उपयोग सफेदी करने में होता है। अब है क्या, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। देखिए धातु का ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी धातु लीजिए, जैसे Mg लेंगे, इसका ऑक्साइड की प्रकृति यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जो है कैसा प्रकृति है, क्षारीय। तो इसी तरह कोई भी धातु का ऑक्सीजन से योग होगा तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें चित्र दिया गया है, बता रहा है कि यहाँ बताना है क्या, यह चित्र क्या दर्शाता है। देखिए यह चित्र दिया गया है, यह क्या है, हैंड यानी हाथ है, यह प्रकनली यानी यह है शीशा वगैरह प्रकनली, इससे कुछ चीज़ यानी इससे गिर रहा है, टपक रहा है। तो इसका मतलब यहाँ इसका ऑप्शन देखिए पहले है क्या, जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचें, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। यानी इसका मतलब यह है कि हमें अम्ल को यानी ऐसे हाथ में नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि अम्ल बहुत ही सांद्र और बहुत ही रिएक्शन चीज़ होता है, यानी इससे हाथ में लगने से हाथ को जला भी सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। अब इसमें 20 नंबर है क्या, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। देखिए क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OH आयन, यानी अम्ल पूछेगा तो वो हाइड्रोजन आयन देता है यानी H+ आयन, लेकिन क्षारक रहेगा तो OH आयन। अब इसमें 21 नंबर है क्या, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। देखिए कोई भी अम्ल का धातु, कोई भी अम्ल का रिएक्शन धातु के साथ कराएंगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस।
अम्ल धातु के साथ कोई भी अम्ल लीजिए, जैसे हम कोई भी अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका कोई भी धातु के साथ रिएक्शन कराइए, जैसे रिएक्शन किए हम सोडियम से, तो इसका रिएक्शन देखिए, सोडियम से Cl2 मिल जाएगा यानी NaCl बन जाएगा और प्लस H2 बच गया यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें 22 नंबर है, क्या क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए यहाँ क्लोर क्षार प्रक्रम पूछा है, यानी इसका बुक में भी पढ़े होंगे, यानी क्लोर क्षार प्रक्रम में जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो फार्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें है क्या, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श व साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। देखिए इसमें है क्या, स्वाद में कड़वा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्षार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भाई क्या निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। देखिए अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वह अम्ल है, यानी 7 से pH मान कम होगा, तो 7 से कम देखिए क्या इसमें 5 है, यानी अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वह 5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें है क्या, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फटफट की आवाज़ ध्वनि के साथ जलती है, तो वह कौन सी गैस होगी। देखिए यानी फटफट की आवाज़ जो जलती है वह गैस वह हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी प्रश्न है क्या, निम्न किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, जब उसके पास कोई तीली ले जाएंगे तो वह क्या होगा, जलती हुई तीली जैसे ले जाएंगे तो वह गैस फटफट का आवाज़ करता है ध्वनि के साथ, तो वह गैस होगा हाइड्रोजन। अब इसमें है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखिए अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या उपरोक्त सभी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन, गैसों का भी उत्सर्जन होता है, यानी कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब इसमें है क्या, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में यानी पाचन अंग में भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। अब है क्या, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को यानी रुधिर का मतलब रक्त यानी ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, क्या कहलाता है। देखिए हमारे हृदय से जो ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है वह धमनी के द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी धमनी। यानी शरीर से जो पंप करता है यानी शरीर से जो ब्लड हृदय तक आता है वह काम है शिरा का, लेकिन हृदय से जो रक्त का पंप होता है वह शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है तो वह धमनी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें क्या, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। देखिए कोई भी अंग कट जाता है तो रुधिर को जो जमाने का कार्य करता है यानी ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को जो थक्का करता है वह किसके द्वारा, RBC WBC लसिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्लेटलेट्स, यानी इसको बिम्बाणु भी कहा जाता है। बिम्बाणु यानी बिम्बाणु क्या करता है, रक्त यानी ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक करता है। अब इसमें है क्या, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। देखिए पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में यानी जल का जो हानि कहलाता है वह वाष्पोत्सर्जन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन। अब इसमें 31 यानी क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है वह ऑक्सीजन, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी वह जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसमें 32 क्वेश्चन है क्या, अमीबा की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है। देखिए अमीबा नहीं होगा, अमाशय, यानी अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष्मा, यानी श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है, हमारे अमाशय की आंतरिक स्तर का रक्षा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्लेष्मा। अब 33 है क्या, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। देखिए क्षुद्रांत यानी उसका जो
क्षुद्रांत यानी छोटी आंत बड़ी आंत, यानी उसका जो आंत होता है यानी छोटी आंत, तो वही हो गया क्षुद्रांत। यानी तो इसका जो सबसे लंबा यानी किस जीव का क्षुद्रांत होता है, तो इसका क्या है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गाय। यानी गाय का जो आंत होता है यानी क्षुद्रांत वह क्या होता है, सबसे लंबा होता है। अब देखिए इसमें 34 है, क्या अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो इसका सॉल्यूशन यानी आप बुक में भी कर चुके हैं। यानी इसका अमीबा में जो जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा। अब इसमें है क्या, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। देखिए पर्तन, कलम, रोपण यानी यह सब जो है यह कायिक प्रवर्धन है। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सी विधि, जनन की विधि हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। तो इसको याद कर लेना है। अब इसमें है क्या, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। देखिए इसमें है क्या, निम्नलिखित में कौन पादप का यानी पेड़ पौधे का मादा जनन अंग का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। यानी अंडाशय क्या है, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है, तो यह हो जाएगा अंडाशय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए है क्या, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है। देखिए लैंगिक संचरण रोग यह बहुत ही वीवीआई है। यानी निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोनोरिया। यानी गोनोरिया एक ऐसा रोग है, यानी यह कौन रोग है, लैंगिक संचरण रोग है। अब इसमें 38 है, क्या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। देखिए शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, शुक्राशय, शुक्राणु वाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि या वृषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वृषण। यानी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। अब इसमें है क्या, तापीय विद्युत संयंत्र में होता है, यानी क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो देखिए तापीय विद्युत संयंत्र जो है वह इसका यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आ जाए कि तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, यानी 40 नंबर है, क्या गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए गोबर गैस को जो अन्य नाम से जाना जाता है वह हो जाएगा जैव गैस। यानी जैव गैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बस इसमें था यानी क्लास 10 का सेट 5 साइंस का। यदि सेट 1, 2, 3, 4 का ज़रूरत हो तो यानी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहाँ पर सभी साइंस का सेट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के तक, तब तक के लिए धन्यवाद।